नमस्कार। मैं हूं शिव मिश्रा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हो गया है। दुनिया राहत की सांस ले रही है, लेकिन क्या वाकई खतरा टल गया है या फिर ये एक बड़े वैश्विक विनाश की तैयारी है? जब पूरी दुनिया इस युद्ध को कूटनीति की नजर से देख रही थी, तब भारत के भीतर एक अलग ही खेल खेला जा रहा था। एक ऐसा खेल जहां वफादारी देश के लिए नहीं बल्कि सरहदों के पार बैठे विदेशी आकाओं के लिए दिखाई जा रही थी। आज सवाल उठेगा, भारत के लिए पहले क्या है, मजहब या राष्ट्र? युद्ध पश्चिम एशिया में था, लेकिन इसकी तपिश भारत के न्यूज रूम और गलियों में महसूस की गई। मीडिया का एक धड़ा ईरान को ऐसे पेश कर रहा था जैसे उसने सुपर पावर अमेरिका को औकात दिखा दी। हद तो तब हो गई जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे को ही युद्ध की वजह बता दिया। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। जब देश का नेतृत्व वैश्विक शांति के लिए कूटनीति कर रहा हो, तब हमारे ही बीच के कुछ लोग विदेशी नैरेटिव के मोहरे बने हुए थे। मानसिक रूप से भारत इजराइल के साथ है, क्योंकि हम जानते हैं कि आतंकवाद का दंश क्या होता है। भारत ने बहुत आतंकवाद देखा है, लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण ने हमें आज भी फिलिस्तीन के बोझ तले दबा रखा है और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े होने को मजबूर हो जाते हैं। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने लखनऊ और कश्मीर का दौरा किया। वैसे तो उन्होंने और कई शहरों का दौरा किया, लेकिन लखनऊ के दौरे में वे यहां के लोगों से मिले। और लखनऊ के नेता हैं कल्बे जब्बाद, शिया नेता हैं, और ईरान युद्ध के समय उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई की तस्वीर हाथों में पकड़े हुए प्रदर्शन किया था। कई दिन तक प्रदर्शन चले थे और इसलिए डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही उनसे मिले। उन्होंने एक जलसा किया, एक जमात बुलाई और उसमें भाषण दिया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आपका दौरा किस लिए है, तो उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों से समर्थन मांगने आए हैं। सवाल यह है कि समर्थन सरकार से मांगा जाता है या किसी विशेष समुदाय से, और पूरे देश में यात्राएं करके लोगों से संपर्क करके। कश्मीर में ईरान के समर्थन में हिंसक प्रदर्शन हुए। क्या इसे राष्ट्रभक्ति कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जब अपनी सेना और विदेश नीति के खिलाफ जाकर आप किसी दूसरे देश के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो उसे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में क्यों न रखा जाए? भारतीय महिलाओं ने कश्मीर में अपने गहने और जेवर ईरान को युद्ध के लिए दान कर दिए, और समुदाय विशेष के लोगों ने चंदा किया करोड़ों में, ताकि ईरान के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसों की कमी ना हो। सोचिए, जिस पैसे से भारत की सड़कों और स्कूलों का विकास होना चाहिए था, वह पैसा सरहदों के पार युद्ध की आग भड़काने के लिए भेजा जा रहा है। और यह पैसा भारत का है। जो आग आज भारत में सुलग रही है, वही यूरोप को राख कर चुकी है। फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे देश आज अपनी ही धरती पर मौजूद भीतरी दबाव के आगे घुटने टेक चुके हैं। अवैध घुसपैठियों और जनसांख्यिकीय असंतुलन का नतीजा यह है कि देश अब नाटो का साथ देने से भी डर रहे हैं। आपको याद होगा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और स्पेन जैसे देशों ने अमेरिका को अपने यहां के हवाई अड्डे प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी। तो अब जो नैरेटिव सेट हुआ है, उससे नाटो संगठन के अंदर भी दरार पैदा हो गई है। यह संगठन बहुत ही सशक्त सैन्य संगठन है, जिसमें दुनिया के ताकतवर देश शामिल हैं। और नाटो के देश का सदस्य होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी माना जाता है, क्योंकि एक देश पर आक्रमण या किसी एक देश के आक्रमण में शामिल होने का मतलब सभी देशों को युद्ध में शामिल होना होता है। भारत को समझना होगा, अगर आज अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथ को नहीं रोका गया, तो कल हमारी विदेश नीति भी वोट बैंक की बंधक बन जाएगी। और ये वोट बैंक की बंधक तो बनी ही रही है। हमने देखा तमाम सरकारों को, जिनके जमाने में कैसे विदेश नीति तय की जाती थी। यूक्रेन का हाल हम देख चुके हैं। नाटो की सदस्यता की लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। क्या हम भी उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं? ईरान कभी पर्सिया था, प्राचीन भारत का मित्र, जहां हमारे जैसे ही देव और असुर थे, और हमारे और उनके देवता
कॉमन थे। लेकिन 1973 की इस्लामिक क्रांति ने उस महान संस्कृति को निगल लिया और उसे कट्टर शरिया राष्ट्र बना दिया। आज वही ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादियों को पाल पोस रहा है ताकि इजराइल का अस्तित्व मिटा सके, काफिरों का अस्तित्व मिटा सके। लेकिन बात सिर्फ इजराइल की नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने बार बार कश्मीर की आजादी और भारत में मजहबी शोषण का राग अलापा है। कल्पना कीजिए, अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो उसका अगला निशाना कौन होगा? हो सकता है पहला निशाना इजराइल हो, लेकिन दूसरा निशाना भारत भी हो सकता है। अगर कल को पाकिस्तान और ईरान मजहबी भाईचारे के नाम पर हाथ मिला लेते हैं और भारत के भीतर मौजूद छोटा पाकिस्तान उनके समर्थन में उठ खड़ा होता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो हमारे देश का क्या हाल होगा? इसलिए अमेरिका का प्रतिबंध जायज है और परमाणु प्रसार पर कंट्रोल करना, यूरेनियम पर कब्जा करना जायज लगता है, क्योंकि ये मानवता के लिए है। यह केवल इजराइल की नहीं, भारत की भी सुरक्षा का सवाल है। युद्ध हर समस्या का समाधान नहीं है, हम जानते हैं, और इसलिए किसी भी युद्ध को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और इसलिए अमेरिका का ईरान पर युद्ध जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब कोई देश किसी दूसरे देश को मिटाने पर तुला हो, उसका अस्तित्व समाप्त करने पर तुला हो, तो इसे भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और इसलिए अगर थोड़ी बहुत हिंसा होती है तो इसे क्या कहा जाएगा? क्योंकि हिंसा रोकने के लिए कभी कभी हिंसा करनी भी पड़ती है और शक्ति का प्रदर्शन अनिवार्य हो जाता है। अमेरिकी और इजरायली हमलों से आज ईरान अंदर से खोखला हो चुका है। कुछ भी कहे कि वह जीत गया है और वो किसी भी तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करे पूरे विश्व में कि उसने सुपर पावर को परास्त कर दिया है, अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बिखर गया है और उसे अपनी पुरानी स्थिति में वापस आने के लिए कई वर्ष लगेंगे। भारत के लोगों को समझना होगा कि विदेशी कट्टरपंथियों के प्रति सहानुभूति रखना आत्मघाती है। याद रखिए, जब संकट आएगा तो ये विदेशी ताकतें आपको बचाने नहीं आएंगी। आपकी ढाल सिर्फ और सिर्फ भारत की सेना और आपकी भारतीय पहचान ही होगी। अपनी राय कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सोए हुए लोग जाग सकें। जय हिंद।